अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, जब से हमने देखा कि शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उसके बाद जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हमने देखा कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शहबाज गिल साहब के हवाले से उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के हवाले से ये कहा कि अगर शहबाज गिल ने कोई गैर कानूनी काम किया या कोई ऐसी बात की तो इस हवाले से कानून मौजूद है, कानूनी रास्ता था, उन्हें गिरफ्तार किया जाता कानूनी हवाले से तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल उनकी जानिब से शहबाज गिल के बयानात के हवाले से लेकर भी बात की गई और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वीडियो क्लिप्स भी चलाए गए जिसमें हमने देखा कि जो पीडीएम की लीडरशिप है, जिसमें जरदारी साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख लें आप, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, वो तमाम तर क्लिप्स जो कि फौज मुखालिफ बयानात थे वो तमाम के तमाम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चलाए गए और ये कहा गया कि ये वो क्लिप्स हैं और आज इन लोगों को मुहिब्बे वतन कहा जा रहा है और हमें गद्दार कहा जा रहा है। फिर डॉन लीक्स का भी तस्करा किया गया, फिर मुंबई हमलों के हवाले से बात की गई। गर्ज वो तमाम तर चीज़ें पब्लिक के सामने रखी गई, वो तमाम तर बयानात जो माजी के अंदर फौज मुखालिफ जो पीडीएम की लीडरशिप है उसकी जानिब से दिए जाते रहे। मरियम नवाज साहिबा के जलसों के अंदर जिस तरह के नारे लगवाए जाते रहे वो तमाम चीज़ें इमरान खान साहब ने सामने रखी। उसके हमने देखा कि कुछ ही देर के बाद जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने इमरान खान साहब के कुछ माजी के बयानात चलाए। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर पोलराइजेशन जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, एक जमात दूसरे को गद्दार कह रही है, दूसरी जमात जो है वो दूसरे को गद्दार कह रही है। तो ये किस तरह का ट्रेंड जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर आ गया है। माजी तो हर जमात का तल्ख है, लेकिन मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है, जो पोलराइजेशन है, मुआशी हवाले से जो इस वक्त हमें जिन चैलेंजेस का सामना है, इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए क्या करने की ज़रूरत है, क्या कोई बीच में आएगा, क्या कोई जिस तरह से सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात होती रही है इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है, तो कौन इन सियासी जमातों को एक पेज पर लेके आएगा कि एटलीस्ट जो सियासी मुफादात या ये कौमी मुफाद के मामलात हैं उन पर तो एटलीस्ट जो है वो एक पेज पर आए। बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं, आज इन पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। और इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट असद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अजीम चौधरी साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। अजीम चौधरी साहब, सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरह की बयानबाजी की गई शहबाज गिल साहब की जानिब से, फिर उनकी गिरफ्तारी, उसको लेकर जो बयानात सामने आते रहे, एक लम्हे के लिए तो ऐसे लगा शायद विफाक और पंजाब आमने सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं ने कहा कि अगर शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई है तो हम पंजाब में भी गिरफ्तारियां करेंगे। बहरहाल आज हमने देखा परवेज इलाही साहब का बयान आया, उन्होंने तो मजम्मत की शहबाज गिल साहब के बयान पर। इमरान खान साहब ने गो के मजम्मत नहीं की, बल्कि डिफेंड में उन्होंने वो बयानात चलाए जो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की लीडरशिप की जानिब से कहे जाते रहे। तो कैसे एनालाइज करेंगे इस तमाम तर जो इस वक्त सूरत हाल है, जो पोलराइजेशन का माहौल है, इसको? बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की सियासत में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, आता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जो जुबान इमरान खान साहब ने इस्तेमाल की और जिस तरह सियासी कशीदगी में इजाफा किया, उसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो हक पर सच है, बाकी सब बातिल है। उनका ये कहना कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, वो किसके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं? क्या ये कैंसर के खिलाफ जिहाद है या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक मायनी खेज किस्म का जिहाद है? क्या वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान की सियासी एलीट के खिलाफ लड़ रहे हैं? वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हमें अगर पता चल जाए कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमारे लिए ये बात समझनी आसान हो जाएगी कि इमरान खान साहब जिस टीम के साथ मैदान में उतरे हैं वो टीम लड़ने की कितनी सलाहियत रखती है और खान साहब किस किस के साथ लड़ सकेंगे और किसकी कामयाबी होगी, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए फैसला करना। इमरान खान साहब की प्रॉब्लम ये है कि वो सियासी मिजाज नहीं रखते, वो जमहूरी मिजाज नहीं रखते, वो एक फास्टिस्ट किस्म का मिजाज रखते हैं और उसके नतीजे में वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनको अरकान कौमी असेंबली ने
सर मुद्दत तो पिछले 5-6 सालों में कोई प्राइम मिनिस्टर, बल्कि हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर पूरी नहीं कर पाया, तो ये मुद्दत पूरी करना, ये सिर्फ इमरान खान साहब की तो बात नहीं है, बल्कि अभी रिसेंट देखें जो कमर जावेद बाजवा साहब की टेन्योर की बात करें तो 5 प्राइम मिनिस्टर तो तब्दील हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि जो फौज का सिपह सालार होता है वो अवामी नुमाइंदा नहीं होता, वो फौज का सिपह सालार होता है, और सिपह सालार को एक डिसिप्लिन बरकरार रखना होता है, चेन ऑफ कमांड होती है, वो अपनी कमांड के साथ मशवरा करके अवामी मशवरे के नतीजे में फैसला करके जो कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है उसमें कोई डिक्टेशन नहीं दी जाती, बिल्कुल मशवरा किया जाता है और उसकी बकायदा प्लानिंग की जाती है, और उसके नतीजे में आर्मी चीफ अपने फैसले करता है या फौज अपने फैसले करती है। सियासी मैदान में फैसले सियासी क़यादत को करने होते हैं, और खान साहब की पार्टी में जब इंतखाब हुआ लोगों ने पैसे दे के वोट खरीदे और उन पर इल्जामात लग गए, और खान साहब खुद इल्जामात लगाते रहे। सेनेट के इलेक्शन में पैसे दिए गए, कौमी असेंबली के इंतखाबात में पैसे दिए गए, कौमी असेंबली से जब यहाँ इस्लामाबाद वो जो सीट थी यूसुफ रजा गिलानी ने जीती, बिल्कुल, वो तो वीडियोस भी मौजूद हैं सर। यस, पैसे देने की अरकान असेंबली को रवायत खान साहब ने इतनी डाल दी कि अब लोग इस तरफ ही जाना चाहते हैं, किसी और तरफ। सर ये कहाँ से साबित होता है कि खान साहब ने ये रवायत डाली है? सर वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के तो इलेक्शन में वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और खान साहब बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अदालतों में गई, इलेक्शन कमीशन में गई कि ये देखें जनाब एक दिन पहले ये वीडियो सामने आ गई, आज तक उसका फैसला नहीं हो सका। जिन लोगों की वीडियो दिखाई गई थी वो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे, वो खान साहब वो तो यूसुफ रजा, हाँ लेकिन यूसुफ रजा गिलानी के बेटे भी थे ना, उनकी भी तो वीडियो थी ना सर। बात कही और फिर वो इलेक्शन कमीशन में गए, और इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी को किसी चीज का मुजरिम करार नहीं दिया, वो अब तक सेनेटर है, अगर वो मुजरिम करार दे दिए जाए तो सर उनके बेटे की तो वीडियो थी ना ऑन रिकॉर्ड। जी फरमाइए सर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की तो ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है ना, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने चलाई भी, सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही कि किस तरह से वोटों की खरीदो फरोख्त के अंदर वो मौजूद रहे। बात कर रहा था किसके साथ? यूसुफ रजा गिलानी के बेटे बात कर रहे थे ना। किसके साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, लेकिन मैं भी यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पैसे लेने के लिए तैयार होते हैं, मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ, और तहरीक इंसाफ के लोग ये सौदेबाजी करने के लिए गए ही क्यों थे? फिर पार्टी से निकाल दिया था ना सर, शोकॉज भी दिया था। टॉपिक आपका पैसे देना नहीं, आपका टॉपिक है शहबाज गिल और इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए सर इस पर मैं आती हूँ, मेरे साथ असद साहब भी मौजूद हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेते हैं। असद साहब, तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे एनालाइज करेंगे? इस वक्त सियासी हवाले से जो पॉलिटिकल जमातें जिस नहज पर पहुंच चुकी हैं, कितना जरूरी है कि बैकफुट पर आए? आज मैं बल्कि पढ़ रही थी फवाद चौधरी साहब का बयान, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है कि हम बैकफुट पर आए, क्योंकि पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अल्लाह ना करे जमहूरियत को इससे नुकसान हो सकता है। शेख रशीद साहब भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर -1 हुआ यानी इमरान खान साहब माइनस हुए, फिर सबके सब माइनस होंगे, सबके सब घर जाएंगे। तो कितनी इस वक्त जरूरत है टेबल टॉक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स को थोड़ा सा साइड पे भी करें, अजीम साहब भी यही इस्लामाबाद में होते हैं, वो उतना ही वरीड है, मैं उतना ही वरीड हूँ, और हर वो शख्स पाकिस्तान पे इस वक्त इतना परेशान है मैं आपको बता नहीं सकता। आप यकीन माने ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये इस तरह की लैंग्वेज, ये इंतकाम, गुस्सा, हसद, ये हमारे को उस स्टेज पे लेके चला गया है कि एक आम आदमी जिस बुरे तरीके से इफेक्टेड है, नो वन इज पोस्ट अबाउट इट। हकीकत में मैं आपको बताऊं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे नून हो, पीपल्स पार्टी, या फिर अचकज़ई की बात करें, या फिर JUIF की बात करें, MQM को ले लें, नो पॉलिटिकल पार्टी इज बॉदर्ड कि जी आम आदमी की जिंदगी जी प्लीज। वो सबसे बड़ा अलमिया मैं आपसे बताऊं। दूसरी चीज, आप यकीन माने, जब आप अपने मुल्क को देखते हैं, अपने मुल्क की पॉलिटिक्स को देखते हैं, आप अपने मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, उनके बयानात को, उनके तर्ज अमल को देखते हैं और उसको इन कंपैरिजन लेके जाते हैं। ज्यादा दूर ना जाए ना, चलो आप इंडिया चले गए,
ठीक है, आप हैरान होते हैं कि वहां पर किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर, और ऐसा भी नहीं कि आप ये कहें कि नहीं वो लोग हैं कि ये इनएक्सपीरियंस लोग हैं, ये वो हैं, आप यकीन माने नेशनल असेंबली के अंदर चले जाए, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर 3-3 4-4 बारियां ली। आप वो लोग देखेंगे सारे के सारे फ्रैंकली स्पीकिंग वेरी लेस नंबर ऑफ यंग पीपल, और ज्यादा वो है जो सफेद बाल के साथ हैं, बिल्कुल 4-4 5-5 टेन्योर हैं, सेनेटर्स के भी, इवन एमपी एमएनएस के। और आप उनकी लैंग्वेज को देखें, उनकी सारी बातों को सुने, आप हैरान रह जाते हैं। मेरा एक दफा इत्तेफाक हुआ था नेशनल असेंबली के अंदर जाने का, वो आधा पौना घंटा जब मैं वहां पे सोनिया बैठा, तो देन आई डिसाइडेड कि मैं आई विल नेवर एवर कम बैक टू नेशनल असेंबली इफ दिस इज द लेवल, दिस इज द स्टैंडर्ड। ये सारी चीजें जैसे अच्छा असद साहब, यहाँ पर एक बात, जब ठीक है इमरान खान साहब जिस तरह के सियासत कर रहे हैं उस पर एतराज हो सकता है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकली ये कहना कि जो ट्रेंड इमरान खान साहब ने सियासत के अंदर मुतारिफ कराए, गाली गलोच, वो पहले नहीं था, तो आप एग्री करेंगे? क्योंकि माजी तो बड़ा तल्ख है, पीपल्स पार्टी नून लीग के जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात रहे, लड़कानों की सड़कों पर घसीटने के हवाले से, फिर बेनजीर बीबी शहीद के हवाले से जो बयानात देते रहे नवाज शरीफ साहब, तो आप इसे एग्री करेंगे कि ये ट्रेंड इंट्रोड्यूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करा है? मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर तीनों मेन पॉलिटिकल पार्टीज की, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून की अगर आप बात करें, तो पीपल्स पार्टी के अंदर फिर भी आपको एक कोई डेप्थ नजर आती है उनकी पॉलिटिक्स के अंदर। यू फील कि हाँ, अदर देन एक दो बयानात जो कि आसिफ जरदारी ने दिए, और वो भी एक लिहाज से सामने आए जी आप तो 3 साल के लिए, हम तो यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, एंड से एंड बजा देने वाले। यस जी बिल्कुल ठीक। इससे हट के रफली ये बड़ा बैलेंस इनका एटीट्यूड मैंने देखा है जनरली सियासत के अंदर, दे अंडरस्टैंड। लेकिन खराब ट्रेंड है, जो पुअर लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज है, ये तो एक्चुअली नून लीग, मैं समझता हूँ कि उन्होंने देवर दिवन हु स्टार्टेड अप, और यकीन माने कि 88 और 90 जिस तरीके से मैं थी, और जिस तरीके से उनके खिलाफ जिस तरह की उन्होंने एक नेगेटिव और एक ऐसी बिल्कुल कैंपेन स्टार्ट की थी, बल्कि ये कहा था मैं बेनजीर को देखता हूं तो मेरा खून खोलता है। बहरहाल मैं अजीम चौधरी साहब के पास दोबारा आऊंगी। अजीम चौधरी साहब, फिर क्या होने जा रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? अब शहबाज गिल साहब की तो गिरफ्तारी अमल में आई, और कोई उस तरह से जो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद खान साहब कोई इस हवाले से कोई सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, उस तरह का तो रद्द-ए-अमल हमें देखने को नहीं मिला। आपको लगता है कि मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं, विफाक पंजाब आमने सामने आ सकता है, कोई इस तरह की सिचुएशन आगे चलकर बन सकती है? शहबाज गिल साहब की हैसियत क्या है, इसका तयन कर लिया जाए। क्या वो पॉलिटिशियन है? नहीं, वो पॉलिटिशियन नहीं है। क्या वो एमएलए है? नहीं, वो एमएलए नहीं है। क्या वो सेनेटर है? इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। वो कोई चीज नहीं है मास बाय एक स्टाफर के। वो चीफ ऑफ स्टाफ स्टाफर होता है, और वो इमरान खान साहब के पर्सनल स्टाफ के एक साहब हैं, जिनके बारे में आप वक्त जाया करवा रही है सब लोगों का, और अपना भी कर रही हैं कि शहबाज गिल हो गया। नहीं सर, वक्त नहीं, क्योंकि इस वक्त सेंटर स्टेज टॉपिक ही यही है ना कि व्हाट नेक्स्ट। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आगे फिर क्या होगा? मजीद गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि वजीर दाखिला तो कह चुके हैं हम इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि कानून के मुताबिक गिरफ्तारी की जाए। जिस वक्त कहीं किसी मुकदमे की एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो पुलिस उस बंदे को जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है गिरफ्तार ही करती है। मैं खुद कई दफा जिंदगी में गिरफ्तार हुआ, और एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि एफआईआर कोई वारंट उनको दिखाया नहीं था। इमरान खान साहब का मौकिफ ये है कि बाद में एफआईआर दर्ज हुई, पहले जो है वो उनको अरेस्ट किया गया, और वो कह रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है कि जिस तरह से किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बनी गाला से बाहर आए, गाड़ी के शीशे तोड़े गए और एकदम से, ये वो कह रहे हैं कि ये एतराज तो नहीं है ना। ठीक है, तो नहीं है बनी गाला। ठीक है। अंदर वाले भी तो अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, सही है। तो व्हाट नेक्स्ट सर, फिर आगे क्या देख रहे हैं आप? नवाज शरीफ की बेटी अपने घर से गिरफ्तार हो सकती है। अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर में रहते हुए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते हुए नाअहल हो सकते हैं, यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हो सकते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ सकते हैं, तो इमरान खान साहब थे वजीर आजम, अपने घर पे रहते हैं। अगर उनके साथ मुकदमा होगा तो रियासत यकीनन जो कानूनी कार्रवाई, इससे तो किसी को एतराज भी नहीं है ना सर, कि क्या मरकज और वफाक आमने सामने है कि यकीनन किसी सूरत भी ये मुमकिन नहीं है। ओके, वफाक के साथ अगर सूबा लड़ सकता है, अल्लाह चौधरी परवेज लाई इस तरह की कोई अहमकाना हरकत करेंगे
کہ وہ پنجاب کے صوبے کی مرکز کے ساتھ محاذرائی کرائیں اور یہاں پر پولیس بھیجیں یا لا انفورسنگ ایجنسی کے کسی بھی اہلکار کو یہاں بھیجنے کی کوشش کریں. اس کا تصور کرنا بھی ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا سر. اچھا سر, دوسری چیز, اب غداری کے جو سرٹیفکیٹس بانٹے جا رہے ہیں, آج مسلم لیگ نون بڑی کہہ رہی ہے کہ فوج کے حوالے سے, اور بڑی لگ رہا ہے کہ بڑی خیر خواہ, obviously ساری جماعتیں ہیں, بٹ ماضی میں جو ان کے شہباز گل صاحب نے بیان دیا اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے, ان کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. لیکن جس طرح کے سخت بیانات مریم نواز صاحبہ جلسوں میں دیتی رہی ہیں, نواز شریف صاحب جس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں, پرویز رشید صاحب اس وقت کے وزیر اطلاع جس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں, پھر یہ ڈان لیکس کا معاملہ دیکھیں, ایاز صادق جس طرح کی بات کرتے رہے ہیں, خواجہ آصف اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر جس طرح سے حساب مانگتے رہے, کیا وہ زیادہ سخت بیانات تھے یا آج شہباز گل صاحب کا بیان زیادہ سخت ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ شہباز گل صاحب نے غلط کیا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے؟ جی میں اسد صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں آپ کی طرف. جی عظیم صاحب بات مکمل کریں. میں بات کروں یا جی عظیم صاحب آپ بات مکمل کریں, پھر میں اسد صاحب کے پاس جاتی ہوں. عمران خان صاحب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمیں بھی کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ قومی اسمبلی کے رکن یا سینٹ کے رکن نہیں رہے, وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نہیں رہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں, ماں سوائے ایک تبرہ کرنے والے, ایک بدتمیز اور لغو گفتگو کرنے والے, بے بنیاد الزامات لگانے والے اور فوج کو غدار کہنے والے اور فوج کے اندر میوٹنی کی کوشش کرنے والے صاحب جو ہیں, ان کا آپ پاکستان کی اس ایلیٹ کے ساتھ آپ اچھا وہ ایلیٹ جو 4 بار ممبر قومی اسمبلی بن چکے ہیں, 2-3 بار کے وزیر اعظم بن چکے ہیں, وہ سر کہیں تو ٹھیک ہے. میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کوئی کچھ کہے تو ٹھیک تو شاید جسٹیفائی نہیں ہونی چاہیے نا, ان کی سٹیٹمنٹس کو بھی جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, کرے جو ہونا چاہیے. ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کٹہرے میں آنا چاہیے نا, انصاف. میں نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو کچھ کہا, قانون کے مطابق اس کے ساتھ جو سزا ہونی چاہیے, جو طریقہ کار یہ چیز ضرور ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. جی فوج کو غدار نہیں کہا جاتا. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاک فوج تو ہماری حفاظت کی, سرحدوں کی حفاظت کی, ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے وہ ہمہ وطن جو ہے وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. حالیہ جو قربانی دی گئی پاک فوج کی, اسے کسی صورت, اور جتنی بھی قربانیاں آج تک دی گئی, کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور یقینی طور پر پاک فوج کے خلاف جو بھی بات کرتا ہے, جو بھی پاک فوج کے حوالے سے یا پاک فوج کو بدنام کرنے کی گھنونی سازش میں ملوث ہے, عوام اور پاک فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے, سزا ہونی چاہیے. جی اسد صاحب. دیکھیں میں نے آپ کا سوال بالکل سنا اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا. نیچرلی آپ نے مریم کی بات کی, شہباز شریف کی نہیں, نواز شریف کی, پھر باقی ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں. دیکھیے میں ایک آپ سے عرض کروں, جب اس طرح کے بیانات آئے, چاہے گجرالہ کے جلسے کے اندر یا اس طریقے سے جو کچھ بھی ہوا, اس وقت حکومت کے اندر کون تھا؟ عمران خان صاحب تھے یا پھر ان کی پنجاب کے اندر بھی انہی کی گورنمنٹ, خان صاحب کی گورنمنٹ. جی بالکل, جو ایکشن اگر شہباز گل کے خلاف سینٹرل گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے لیا ہے یا شہباز شریف کی حکومت نے لیا ہے, یہ سارے ایکشن اس وقت عمران خان صاحب کو لینے چاہیے تھے. وائی اٹ از سو, بیکاز وہ آپ اس ٹائم ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے فوج کو یا اوور آل آرم فورسز کی بات کریں, ان پولیٹیکل پارٹیز نے, اسپیشلی پیپلز پارٹی کم اور نون لیگ بہت زیادہ, جیسے انہوں نے ان کو کارنر پہ کر دیا ہو. اس وقت جو حکومت ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, چاہے عدلیہ پہ کوئی بات ہوتی ہے, چاہے فوج پہ کوئی بات ہوتی ہے, یہ بات درست ہے, سامنے آ کے ان کو بک کرنا چاہیے تھا. اور پی ٹی آئی تو سر ایک اس حوالے سے قانون بھی لے کے آئی تھی نا کہ فوج کے خلاف جو بات کرے گا اس کے لیے سزا کا بھی تعین اور اس طرح کا قانون بھی پاس. اگر یہ سارا کچھ انہوں نے اگر تب کیا ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید نہ سوشل میڈیا اتنا شدہ بے مہار ہوتا, نہ آپ سے ایک ایون پولیٹیکل کسی پارٹی کے اندر اس طرح کی بات ہوتی کہ جو اٹھتا ہی, آپ یقین مانیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھتے تھے اور وہ آپ سے کہ آرمی کے لوگوں کو اتنا جس طریقے سے کرٹیسائز کرتے تھے, اور اس کے اندر وہ فخر محسوس کرتے تھے. لک دس از واٹ ایگزیکٹلی وی ہیو ڈن. آئی ایم ٹاکنگ آف دی اچکزئی, آئی ایم ٹاکنگ آف دی فضل الرحمان. میں ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگوں کی آپ سے بات میں کر سکتا ہوں, اور سرٹنلی آپ یہ نون لیگ ہے اس کے لوگوں کی میں بات کرتا ہوں.
एक तो एक लिहाज से अब ये नंबर आया, तो मैं ये समझता हूँ इस ट्रेंड को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अब ये तो नहीं होगा ना कि जी इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, कोई और इशू है तो आपकी फौज खड़ी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर भी, चाहे वो ईस्टर्न फ्रंट है, वेस्टर्न फ्रंट है, उसके ऊपर आपकी फौज खड़ी है, और जाके अदालतों में जी कि ये हमारे खिलाफ क्यों बोल रहा है, सारा आर्टिकल 19 बिल्कुल, यस, हाँ, कि आप अपनी जो मुसल्लह अफवाज है, आपका जो अपना जो इदारे हैं आपके, जो आपकी हिफाजत के ज़ामिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है असद साहब आपने। पूरी दुनिया की जमहूरी ममालिक आप देख लें, बरतानिया जिसे मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहा जाता है, कहीं भी ये मादर पिदर आज़ादी नहीं है। पूरी दुनिया के हवाले से लाइबल लॉज मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं, हुदूद व क़ुयूद मौजूद हैं, रेड लाइन्स मौजूद हैं कि अपनी सिक्योरिटी के ज़ामिन जो आपके इदारे हैं, चाहे आपकी फ़ौज हो, चाहे आपकी अदलिया हो, आर्टिकल 19 इस हवाले से बड़ा क्लियर है। तो अब अजीम चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, ये अगर किसी एक शख्स को भी सजा हो जाती, माजी में ही चलो देखें इस तरह के फौज मुखालिफ बयानात पर, तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती? यकीनन तारीख इसी तरह ही बनती है कि अगर एक गलती की जाए तो दोबारा न की जाए। अगर बाज़ हुकूमतों ने ऐसा नहीं किया माजी में, तो उसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं और पाकिस्तान में सियासी फिजा मजीद कशीदा हो रही है। ये नहीं होना चाहिए था, किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये बिलीव रखता हूँ कि शाइस्तगी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और कानून की हुक्मरानी पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं हूँ या कोई और हो, वो जो खराबी करे उसकी उसको सजा दी जाए, फौरी सजा दी जाए, फौरी उसका बंदोबस्त किया जाए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के नतीजे में जो हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं, इसमें भी बेहतरी आएगी, रियासती इदारों में भी बेहतरी आएगी और अवाम में भी एक चैन और सुकून होगा। तो साहब बिल्कुल शुरू में जो बात कर रहे थे कि हर शख्स परेशान है, यकीनन हर शख्स परेशान नहीं है, वो तशवीश का इजहार कर रहा है और तशवीश के इजहार के साथ वो इस बात का गमनाज है कि ऐसा न हो, इसको ठीक किया जाए। और अगर हम इसको ठीक ना कर सके तो यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोग उनसे दूर हट जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम अगर रुक जाएगा तो फिर पूरे का पूरा निजाम धड़म करेगा। ठीक है, पाकिस्तान इसका मुतम्मिल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। यस, अच्छा कर्नल साहब, लास्ट मिनट है, जरा हमें रैप अप की तरफ जाना है। अब क्या होता दिखाई दे रहा है आपको? व्हाट नेक्स्ट? आपको लगता है कि आगे चलकर ये सियासी तनाव में कुछ कमी आएगी? आज वैसे इमरान खान साहब ने बात करते हुए कहा है कि हम चाहें तो पूरा मुल्क बंद कर सकते हैं, लेकिन मुआशी हवाले से जो मामलात हैं वो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो आपको लगता है कि पोलराइजेशन आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी या कोई इस बीच में आएगा, इंटरवेन करेगा, इनको साथ बिठाएगा, इलेक्शन की तरफ मामला जाएंगे? मैं ये फील करता हूँ कि इस वक्त जो इतना सीरियस आपको हीट नजर आती है आपके पॉलिटिशियंस के अंदर और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और जो आपको ये पोलराइजेशन नजर आती है, सर्टनली ये आप बहुत आगे तक नहीं लेके जा सकते। ठीक है, इट हैज टू एंड अप समवेयर। शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी है, मेरा ख्याल है इट इज एक फूड फॉर थॉट है पीटीआई के लिए कि उन्होंने अपनी जमहूरी स्ट्रगल करनी है, उन्होंने सियासी स्ट्रगल करनी है। दे डोंट हैव टू एक्चुअली, उन्होंने किसी को अलाउ नहीं करना कि जी वो किसी तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करें। और फॉर दैट मैटर आपके जो दिफाई इदारे हैं, आपके जो मैं समझता हूँ कि ओके आपकी अदलिया है उसको क्रिटिसाइज करें, नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल हमें उनसे इन दोनों इदारों को 19 को बिल्कुल सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि पैमरा ने भी बहुत बेहतर इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं। आई विश कि इनको ये बहुत पहले कर लेनी चाहिए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, सीनियर एनालिस्ट, उसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कहते हैं हमारा आज का प्रोग्राम फीडबैक जरूर दीजिएगा। जाते जाते इतना ही कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो तनाव है, जो एक पॉलिटिकल हीट, पॉलिटिशियंस के अंदर जो सूरत हाल नजर आ रही है, खुदा न ख्वास्ता सूरत हाल जो है वो उस नहज तक भी जा सकती है कि जहां से कहते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, सूरत हाल वहां तक ना जाए। वैसे कुछ लोगों को इदराक होना शुरू हो गया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल तक किसी सूरत बैकफुट पर आने को तैयार नहीं थी, आज फवाद चौधरी भी इसी तरह के खदशात का इजहार कर रहे हैं, जिन खदशात का इजहार शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद किया था। असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि इस वक्त चाहे आप सियासी हवाले से तनाव रखें, लेकिन
चार्टर ऑफ इकोनॉमी करनी है, इसके लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। तो वक्त का तकाजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लग रहा है कि बैकफुट पर किसी ना किसी तरीके से, वो इमरान खान जो कह रहे थे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, अब वो बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बहुत सी तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। शेख रशीद साहब के बयानात देखें तो उससे और ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ती है कि अगले 7-8 दिन के अंदर जो है वो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आज वजीर दाखिला भी बात कर रहे थे, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन ये याद रखें कि अगर गिरफ्तारी की तरफ मामला जाते हैं तो फिर शायद किसी के कंट्रोल में ना आए मामला। तो वक्त आ गया है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें बैठें और सोचें कि मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है और किस तरह से मुआशी हवाले से मामलात को बेहतर करना है। वेल, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।